राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 108 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। लंबे समय से जनता की शिकायत रही है कि भ्रष्टाचार विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन अब सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति और नीयत दोनों है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला राजस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता के नए दौर की शुरुआत है? क्या भ्रष्टाचारियों में अब कानून का डर दिखाई देगा? क्या आम जनता को सरकारी दफ्तरों में राहत मिलनी शुरू होगी? आज इसी मुद्दे पर सीधी और बेबाक बहस होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाऊं। बीजेपी से एडवोकेट प्रीति शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं मिथिलेश जामिनी जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजेंद्र राणा जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत के, आपका बहुत स्वागत है। और योगेंद्र जोशी जी जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी से मेरा, 108 अभियोजन स्वीकृति दी गई प्रीति जी मुख्यमंत्री की ओर से, भजनलाल शर्मा की ओर से, तो एक बड़ा संदेश भी इसके पीछे आप देखती हैं। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आपकी पहली प्रतिक्रिया कुल मिलाकर मैं बात करूं। जब हमारी सरकार आई थी तो ये हमने स्पष्ट रूप से कहा था, चाहे हम सरकार आने की बात करें या हम विधानसभा चुनाव शुरू होने की बात करें, हमने स्पष्ट कहा था कि भाजपा की सरकार आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य करेंगे। और उसका नतीजा ये है कि हमने जैसे ही हमारी सरकार आई, चाहे हम बात करें एसआईटी गठित करने के लिए, जो पेपर लीक के मामले थे उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करें, आरोपियों को पकड़ने की बात करें, और चाहे हम बात करें अभियोजन स्वीकृति की, चाहे अवैध खनन रोकने की बात करें, चाहे अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करें, चाहे अधिकारियों की दायित्व सुनिश्चित करने की बात करें, तो हमारी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 2023 से लगातार काम कर रही है। सरकार आने के बाद से ही दिसंबर में सरकार आती है, शपथ ली जाती है, और 2024 से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं उसके बाद 24/7 आप देखेंगे कार्य हो रहा है। और जो जनता है, जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सुशासन चाहिए, और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने की ओर हम अग्रसर हैं और लगातार काम मिलाकर आप कह रही हैं कि सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कांग्रेस से मेरे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, स्वागत योग्य है जिस तरह से अभियोजन स्वीकृति दी गई, कांग्रेस का क्या रुख है? भाई प्रीति जी तो कह रही है जिस तरह से नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे थे और उस आधार पर कार्रवाई हो रही। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जीरो टॉलरेंस एक डायलॉग शब्द हो गया जो रट गया है। इनको रटा दिया गया है कि आपको जीरो टॉलरेंस सबको बोलना है, चाहे देश के प्रधानमंत्री बोले, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बोले, चाहे कोई प्रवक्ता बोले। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में कितना फर्क है। रोजाना आपके सबके चैनल और सारे समाचार पत्र रोजाना बताते हैं, राजस्थान का 8 करोड़ वासी रोजाना बताता है। कोई मामला उठा के देख लीजिए, इनके कृषि मंत्री से पूछ लीजिए, किरोड़ीलाल मीणा सम्मानीय नेता भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, उनसे पूछ लीजिए कि अवैध खनन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आपके कहीं मानी या नहीं मानी कि आपके ऊपर दिल्ली बुला के तलवार लटका दी। हमने तो 1972 अभियोजन स्वीकृति दी थी प्रताप जी, 5 साल के अंदर 19 से 23 तक। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दी है, इनके प्रवक्ता बता देंगे, मुख्यमंत्री बता देंगे। और दूसरी बात, मैं एक और बात इंपोर्टेंट जो कहना चाहता हूँ प्रताप जी, अभियोजन स्वीकृति कम मिले ज्यादा मिले, अपराधियों में भय नहीं है राजस्थान के अंदर, और कर्मचारियों के अंदर सरकार नाम का भी भय नहीं है। कुल मिलाकर ये सिस्टम बदला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के सामने घटनाक्रम आते हैं उस पर कार्रवाइयां भी होती है, लेकिन सजा तक इस तरह के मामले कितने पहुंचते हैं? योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं जिस तरह की लचर व्यवस्थाएं हैं, सजा कितने मामलों में ऐसे हो पाती है? देखिए प्रताप जी, सजा तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि 0.1% सजा मिलती है, और वो भी ऊपर जाके जब वो अपील करते हैं और अपील से अपील करते हैं तो वहाँ जाके बरी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये जरूर है कि जितने सजायाबी थे, जो अब तक अंदर खाने पड़े हुए थे सजा होने के बाद भी, जिनकी पेंशनें नहीं रुकी हुई थी वो पेंशन प्राप्त कर रहे थे। कारण ये है कि एंटी करप्शन के संबंध का पूरा ब्यौरा ये अपना गृह विभाग जो है ये रखता ही नहीं है। इनको हर साल जारी करना चाहिए, कितने पकड़े, कितने सजा हुए, कितने बरी हुए, कितनों की अभियोजन स्वीकृति हुई और कितनों की नहीं हुई। अगर ये सार्वजनिक प्रतिवर्ष करने लग जाए तो पता लगे। अब बताओ 2003, 2008, 2011 अभियोजन स्वीकृतियां नहीं होती,
कर्मचारी पेंशन ले लेता है पूरी, पेंशन लेके मर भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मरने के बाद काय की सजा होनी है। तो कारण यह है कि जो एक्ट बने हुए हैं, इन एक्टों को इन्होंने बिगाड़ दिया। अच्छा, प्रीति जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? जी प्रीति जी। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि राजकुमार जी जब लाइव झूठ बोल रहे थे कि 1972 अभियोजन स्वीकृति अशोक गहलोत जी के शासनकाल में दी गई, तो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी हुई थी 500 से ऊपर, जो अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नहीं दी गई। और ये जो डाटा है ये डे बाय डे आप देखिए, ना केवल अभियोजन स्वीकृति दी गई है, निलंबन भी किया गया है, बर्खास्तगी भी की गई है, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो पेंशन है, पेंशन भी रोकी गई है। तो ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। केवल अभियोजन स्वीकृति, बिल्कुल आपने सही कहा, केवल अभियोजन स्वीकृति देना ही मान्य नहीं है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है ना, निलंबन, बर्खास्तगी और उसके साथ पेंशन भोगियों की पेंशन को रोकना, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। राजकुमार जी, आप इसको माने या ना माने, राजकुमार जी अशोक गहलोत जी के शासनकाल में आपको पता होना चाहिए, अशोक गहलोत जी के शासनकाल में उनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हुआ था, 1 करोड़ रुपए लेके आरपीएससी का सदस्य चुना गया। चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। ये डिबेट मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त शासन था कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है, ये किसी अंजाम तक ये डिबेट पहुंचे, कुल मिलाकर इसका मकसद यही है। एक एक करके बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हैं, कि अच्छा मिथिलेश जी, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही शायद उन तक। राजेंद्र राणा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या ऐसी कार्रवाइयों से निश्चित रूप से जो एक हेल्दी माहौल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें भी डर की स्थिति पैदा होती है? देखिए प्रताप जी, सही बात तो ये है कि सरकारें आती हैं और भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ न कुछ क्रेडिट मिल जाए उनको, तो कांग्रेस सरकार आती है तो निवर्तमान सरकार काल के कुछ जो है उन कुछ मुद्दों पर अभियोजन की बात करती है। वर्तमान की सरकार आई, हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सोच दिखाई है, स्वागत योग्य कदम है। मगर सही बात यह है कि इसमें कितने प्रकरण हैं जो वर्तमान सरकार के काल के भ्रष्टाचार के, ये तमाम नहीं, वर्तमान सरकार काल के कुछ लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति ये। और हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मगर एक सिस्टम की बात की, उन्होंने कहा नीति बनेगी। हम कह रहे नीति बना दें मुख्यमंत्री जी नीति बनाएं, भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? ये अभियोजनों से 2-4 लोगों के कुल मिलाकर ये चक्र है जो घूमता जा रहा है। हजारों प्रकरण पड़े हैं, हजारों जांचें पड़ी हैं, हजारों शिकायतें पड़ी हैं। कितनी जांचें हुई, कितनी जांचें कब से चल रही हैं? मैं कह रहा हूं शिकायत होती है, वो अधिकारी उसी पद पे काम करता रहता है और जांचें जल्दी रहती हैं। तो ये सिस्टम ठीक नहीं। इसमें मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं, हमने जैसे कि आपने सूचना अधिकार के लिए, आरजीएचएस के लिए तमाम सारी ब्रांचेस बनाई, हर विभाग पर एक भ्रष्टाचार के लिए आप एक सेल बनाएं और इसका विकेंद्रीकरण हो जिला स्तर तक। उनमें अधिकारी जो लगाए जाएं वो उनके पास में इतना पावर होना चाहिए कि वो कम से कम शिकायतकर्ता का संरक्षण तो करें। यहाँ शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले कार्रवाई हो जाती है, अधिकारी तक शिकायत कार्रवाई होती नहीं। चलिए ठीक बात है। अच्छा मिथिलेश जी मेरे साथ बैठे। मिथिलेश जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, उसकी जड़ आप किसे मानते हैं? व्यक्ति को मानते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, राजनीतिक जिस तरह से दबाव होता है उसको? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जब श्रीलंका के दौरे पे आए थे तो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए कहा था कि 15 मिनट पहले की बात और 15 मिनट बाद की कहानी भूल जाते हैं। तो हिंदुस्तान में ये एसीबी अभियोजन की स्वीकृति कुछ ऐसा ही है, लोग भूल जाते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहते हैं, वापस पेंशन ले लेते हैं क्योंकि मामला वो दूसरा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिकारियों में कितना डर है। वो नजारा हमने देखा जयपुर में कि जयपुर के 2 एमपी दोनों बीजेपी के, मंजू शर्मा जयपुर से और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र, और बीजेपी के एमएलए गोपाल शर्मा, वो अधिकारियों के इंतजार बाट जोते रहे। न कलेक्टर आया, न जेडीसी आया, न नगर निगम के सीईओ आया। ये बताता है कि कितना भय है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कहना पड़ता है कि अगर जल जीवन मिशन में किसी ठेकेदार या अधिकारी ने या कर्मचारी ने पीएचडी के ने घोटाला किया तो उनका हाल भी महेश जोशी होगा। तो ये जो बताता है कि कहीं न कहीं अभी भजनलाल जी को बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होगी। आज ही कई बीएड कॉलेजों में, अभी केएन मोदी में तो आपने पकड़ लिया, बच्चे अटेंडेंस का
वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम फॉर्म जमा कराना जा रहे हैं, बीएड कॉलेज वाले अटेंडेंस के नाम पर 20,000 से 50,000 रुपए पूरे राजस्थान में वसूल रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक प्राइवेट बीएड कॉलेज उठा के देख लो जिसमें अटेंडेंस के नाम पर रिश्वत नहीं ली जा रही हो। कह रहे हैं हॉस्टल की फीस दो, तुम्हारे अंगूठा नहीं मिला क्योंकि बायोमेट्रिक उनके पास रहता है। ये सरेआम करप्शन है। अब जब भावी शिक्षकों के साथ करप्शन हो रहा है तो फिर वो जब टीचर बनेंगे तो वो क्या खेल करेंगे? जो आदमी अपनी अटेंडेंस पैसे दे। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। प्रीति जी मेरे साथ बनी हुई। प्रीति जी, नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप विपक्ष भी लगाता रहा है, अफसरशाही आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और पिछले 1.5 से 2.5 सालों को लेकर मैं बात करूं तो कितने ऐसे मामले सजा तक पहुंचे? देखिए 2.5 साल की अगर आप बात करते हैं, देखिए सजा जो है न्यायपालिका का काम है, एसीबी का काम है कि एसीबी जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे वो CSS 16 की बात करें, 17A की बात करें, जो कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, IAS RAS को निलंबित करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये दायित्व, एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अधिकारियों की, कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात करें हम, चाहे पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वहां आप देखेंगे कि जीरो टॉलरेंस को जोड़ना चाह रहे हैं। सुरेश ढाका को ढूंढ लिया क्या? प्रीति जी, जो रीट की चीट में पकड़े गए थे प्रदीप पारासर, तमाम लोग, उनसे पूछताछ कर ली क्या? संजय सोत्री से पूछताछ कर ली क्या? जिस दम पर आप सरकार पे आए थे, पूछ ली जिस क्या दम पर हम सरकार पर आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कि केवल युवाओं के दम पर आए। देखिए युवाओं के दम पर आए और युवाओं के हित में ही काम कर रहे हैं। आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और लगातार जांच जारी है। अभी जो बार बार आप कहते हैं, जब क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जब 2018 से 22 तक पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक के मामले में अशोक गहलोत जी ने, चाहे आप सेकंड ग्रेड परीक्षा की बात करें, बड़े मगरमच्छ JEE की बात करें, अरे बड़े मगरमच्छ और छोटे मगरमच्छ दोनों ही पकड़े जाएंगे। आपके महेश जोशी जी कांग्रेस के अंदर हैं। जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे थे, जल जीवन मिशन में सुबोध अग्रवाल की अगर मैं बात करती हूं तो जेल के अंदर है, बेल नहीं मिली है अभी उनको, और लगातार जब कार्रवाई चल रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर उनका जिस तरह से कहना है, योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, जिस तरह से छोटे मामलों में अक्सर कार्रवाई फिर भी देखी जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं तो कहीं जो दोष सिद्धि की दर है उसको बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं अब जरूरत महसूस होती है। योगेंद्र जी देखिए भाई, PC एक्ट जो बना हुआ है ना, उसको इन राजनीतिक दलों ने मटिया मेट कर दिया है। उसको खाने का भी नहीं रखा, न निगलने का रखा है। हालत ये कर दी है। अब उसके अंदर बताइए, अब 17 जोड़ दिया कि साहब अभियोजन, उस विभाग से पूछा जाएगा कि इसके संपत्ति आय से अधिक है कि नहीं है, जब उसको सजा अभियोजन की स्वीकृति दी जाएगी। इसी तरह से इन्होंने एक 7A और लगा दिया कि जो भ्रष्टाचार, जो पैसे देने जाएगा ना, वो भी मुलजिम बना दिया जाएगा। तो मतलब ये कर दिया है कि दोनों तरफ से डर बैठा दिया। यूं नहीं है कि साहब जो ले रहा है उसी को करेंगे, नहीं, जो दे रहा है वो भी बंद होगा। तो उसको क्या करेंगे, तू भी डर के चुपके से दे दीजिए और तू भी चुपके से ले लीजिए, इससे तो बढ़ावा मिलेगा। हाँ, वो तो है ही। दूसरा ये है, इसमें 19(1) है, उनमें ये है कि साहब अभियोजन स्वीकृति आपको 3 महीने में देना चाहिए, अधिक से अधिक 4 महीने, लेकिन 10 साल भी दे सकते हैं और 20 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा क्या कानून बना रखा भाई? आपने जब बनाना था तो 4 महीने एग्जैक्ट रखते कि 4 महीने से अधिक नहीं होगा। अब 3 महीने क्या होते हैं, जितने भी पकड़े जाते हैं उनके चालान 3 महीने में पेश होते ही नहीं है, और जब पेश होते नहीं है तो अरे जमानत हो जाती है ना भाई, और जमानत होते ही मैनेज कर लेते हैं। इनके ये नीरज के पवन, अब बताओ कांग्रेस राज में भी इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके बीजेपी राज में अभी भी खेल सचिव लगे हुए हैं, 5-5 केस हैं इनके ऊपर, अखिल अरोड़ा के ऊपर 5-5 केस हैं। बताओ, जो महेश जोशी का करता धरता था गोपाल सिंह RAS, उस पर 17 की मंजूरी नहीं दी इन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको करने से, ये अगर करें ना, उनको एक तरफ से करें तो इनकी वाई होगी, और इस तरह से ये करें। अब बताइए, जिसको सजा हो जाती है, ऑटोमेटिक कानून में प्रावधान है कि वो बर्खास्त हो जाएगा नौकरी से, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। सरकार क्या करेगी इसमें कौन सा तीर मार लिया आपने? अगर सजा हो गई तो उसकी पेंशन तो रुकेगी, वो तो रोकनी पड़ेगी पेंशन आपको। ठीक कह रहे हैं आप। मैं योगेंद्र
सर को यहाँ पर इंटरप्ट इसलिए करना चाहूंगी कि जो कानून के प्रावधान है उसके अनुसार जो नियम बना रखे हैं 50% ग्रेच्युटी भी दी जाती है और पेंशन भी दी जाती है, 50% पेंशन भी आती है। ये एक नियम बना रखा है, राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल है उसमें ये प्रावधान दे रखा है। और जहां तक बर्खास्तगी की बात है कि जब सजा होने के बाद बर्खास्तगी की बात है तो डेफिनेटली बर्खास्त में ऐसा नहीं है कि सजा होने के बाद बर्खास्त ही हो जाएगा आदमी, ये भी नहीं है। वो जेल में जाता है, उसको जमानत मिलती है और वापस वो नौकरी पर आ जाता है। तो ये बर्खास्तगी जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस नीति हम अपना रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि हमने आफ्टर रिटायरमेंट भी पेंशन को रोका, हमने बर्खास्तगी तो किया ही सही, निलंबन भी किए और अभी 577 मामले विचाराधीन भी हैं, जांच चल रही है। और देखिए जो सरकारी, जो आप बार बार कहते हैं कि जो रिश्वत दे रहा है, तो ये तो कानून के अंदर प्रावधान है कि रिश्वत देने वाला भी दोषी है और रिश्वत लेने वाला भी दोषी है। तो इस तरह के मामले फिर पकड़ में कैसे आएंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपना कोई काम करवाने के लिए किसी विभाग में जाता है और उससे रिश्वत की मांग की जाती है और वो ये शिकायत खुद एसीबी को दे रहा है, एसीबी उसको भी मिलजुल के तौर पर देखिए ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रिया इसमें ये होती है कि जब कोई परिवाद दिया जाता है एसीबी के पास में, तो परिवाद की ऊपर जब जांच करती है एसीबी तो उसका एक पूरी प्रक्रिया होती है। परिवाद को वो लिखेगी, उस पर एक ट्रैप कार्रवाई जो है वो उसका एक प्रोसीजर बनाएगी और ट्रैप कार्रवाई एग्जीक्यूट करेगी। और ट्रैप कार्रवाई में मांग सत्यापन भी होता है और लेन देन वार्ता भी रिकॉर्ड की जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से सबमिट की जाती है कोर्ट के अंदर। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो ईडी की कार्रवाइयां होती है या एसीबी की कार्रवाइयां होती है वो परिवाद पर ही होती हैं और प्रक्रिया यही है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं निलंबन की, बर्खास्तगी थी, तो सिविल सर्विसेज नियम जो रहते हैं, जो अभी जो स्वीकृति रहती है, क्योंकि हमारे जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। अभियोजन स्वीकृति के लिए जो जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजेगी, डिपार्टमेंट भेजता है अभियोजन स्वीकृति के लिए, तब उस पर अभियोजन स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है। लेकिन इसका कोई समय निर्धारित नहीं है ना प्रीति जी, इसमें सालों साल लग जाता है। नहीं, बिल्कुल कानून के अंदर बिल्कुल एक फिक्स टाइम है कि 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर, 4 महीने का समय दे रखा है। ठीक कह रहे, लेकिन इसकी अक्षर से पालना कितनी करवा पा रहे हैं? देखिए अक्षर से पालना की जहां तक बात होती है तो वो डिले जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से होता है। जैसे अगर मैं आज जल जीवन मिशन की बात करती हूं तो उसमें 10 अधिक अपराधियों के अगेंस्ट तो चालान पेश हो गया। अभी सुबोध अग्रवाल जी के अगेंस्ट में चालान पेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको अरेस्ट ही अभी किया गया रिसेंटली। तो जब तक उनका चालान पेश नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन योगेंद्र से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? चालान पेश हो जाता है भाई, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ तो गलती नहीं करते हुआ हैं ना, नहीं कर रहे हैं तो चीटिंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बेईमानी लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे बेईमानी। अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है, गिरफ्तार हो गए उनको चालान पेश करो। अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उनको रिमांड पर लिया गया है। प्रीति जी, क्या आपको नहीं लगता अगर इस तरह के कुछ रूल्स बनाए भी गए हैं पहले के दौर में भी, तो अगर व्यवस्थाएं उससे लचर हो रही है तो उनमें संशोधन होना चाहिए? इसमें क्या गलत बात है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है ना। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं धरातल पर, उस कानून को इंप्लीमेंट करने का ही तो काम कर रहे हैं कि कानून तो बना दिया कागजों में। जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते हैं या कांग्रेस के मंत्री, अरे हमने इतनी ये कानून बनाया, अरे तुमने कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट कितना किया? आपने एक नकल को रोकने के लिए कानून बनाया तो उसमें ठीक है, कितने लोगों इसका जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दर्ज की बात करते हैं उसमें कानूनी कार्रवाई कितनी कर दी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट राजकुमार जी, कार्रवाई को लेकर पूछा जा रहा है कि सवाल खड़ा करने के लिए तो आप लोग आ जाते हैं, लेकिन आपके वक्त में, आपके शासनकाल में ऐसी कितनी कार्रवाई आपने कर दी? इस बात का प्रमाण है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रीति जी। 4 महीने में आनी है तो 4 महीने में ही आएंगी। प्रीति जी जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी मेरा सवाल आपसे। प्रताप जी, ये जो भ्रष्टाचार है ये हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे सरकार को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ना कि राजनीति करनी पड़ेगी। आज पत्रिका अखबार के अंदर आया कि जीरो टॉलरेंस अभियान चल रहा है और 12 आरएएस सहित 12 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और 5 की पेंशन रोक दी है, यानी 17 लोगों पर कार्रवाई हुई है। प्रताप जी, अभी जब हमारी डिबेट चल रही है ना, तो 17 जगह इस वक्त भी रिश्वत ले रहे होंगे लोग, 17 जगह इस वक्त भी रिश्वत ले रहे होंगे। कुल मिलाकर राजकुमार जी, इनका पूछना है कि आपके वक्त में भी ये सिस्टम चल रहा था, कितनी कार्रवाइयां आप लोगों की ओर से करवा दी गई ऐसे मामलों को लेकर बात करें? समझदार है, इनको बड़ा मत बनाइए लीपापोती करके। राजस्थान का आदमी बार-बार पूछ रहा है जल जीवन मिशन के अधिकारियों को रोका नहीं गया, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए लगातार काम किया गया, पैसा लेकर अपॉइंटमेंट किए गए। तो जब पैसा लेकर कोई आदमी पद पर बैठेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। इसीलिए राजकुमार जी इतना श्योर है कि भ्रष्टाचार हो रहा होगा। राजकुमार जी इसको बर्दाश्त
प्रताप जी इनका मुंह बंद कराइए थोड़ी देर के लिए, इनका माइक बंद करिए। सबकी बारी होती है बोलने की, सब अपनी अपनी बारी में बोले तो डिबेट का सार्थक होता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अच्छा चलिए ठीक है, इसमें मुद्दा भटकेगा, इसमें मुद्दा भटकेगा। कुल मिलाकर बात करें, पार्टी कोई भी हो, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और उस पर काम होना चाहिए। मेरे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए। राजेंद्र जी, जिस तरह से आप लोगों की मांग भी रहती है कि जो गलत अफसर है वो बेचारा फंस गया, तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो इस तरह के मामलों में, उसको लेकर क्या कुछ नीति है? देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाई है तो कर्मचारियों ने उठाई। हम राजस्थान से लेकर के और दिल्ली तक गए हैं और हमने हमेशा कहा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब कार्रवाई के नाम पर नीचे वाले कर्मचारी को करके और तीसरी कर ली जाती है। भ्रष्टाचार के लिए एक सही सिस्टम बनना चाहिए, सरकारें वो सिस्टम नहीं बना रही। अब वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उम्मीद करते हैं सिस्टम बनेगी। मैं कहना चाहता हूं, अभी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, 400 से ज्यादा इंस्टीट्यूट की फर्जी एनओसी के नाम पर करोड़ों रुपए का, मैं समझता हूं 30 से 40 करोड़ रुपया पर ईयर का वहां पर अवैध कलेक्शन आता है। कितनी सारी जो शिकायतें हैं वो एचडी में भी पड़ी हैं, कितनी सारी विभागों में पड़ी हैं, मगर आज तक कितनी जांचें हुई? तो आखिर एक खुलेआम जो है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमने पहले भी कहा कि आप अब ऐसे लोग जिनको फर्जी तरीके से फंसा दिया गया, तो उसके लिए एक प्रभावी कोई जांच प्रक्रिया होती है, वो जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। मगर सही बात है कि फर्जी फंसता कोई जो किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई है उसकी जांच के लिए पूरी उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, मगर कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत हो जाए ना तो उसकी कोई जांच नहीं। तो राजेंद्र जी, कर्मचारी हित और भ्रष्टाचार विरोधी जो कार्रवाई है उसके बीच संतुलन कैसे बने, उसको लेकर क्या सुझाव है? नहीं, निश्चित रूप से संतुलन बनेगा, क्योंकि वहां पर कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं है। विभाग स्तरों पर कोई मॉनिटरिंग सेल भ्रष्टाचार तो एक सतत निगरानी के लिए एक सेल होना चाहिए, आप ये एक सेल होना चाहिए। उस सेल में जो अधिकारी हैं उनके पास ये पर्याप्त अधिकार होने चाहिए कि वो सिस्टम जो शिकायत करता है उसका संरक्षण भी दे, निष्पक्ष जांच करे। वो मुख्यमंत्री जी कार्यालय से उसकी डायरेक्ट मतलब ठीक है। मिथिलेश जी मेरे साथ जुड़े। मिथिलेश जी, जिस तरह से राजस्थान में, खास तौर पर राजस्थान में देखें तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और जिस तरह से अब कार्रवाइयां हो रही है, क्या सरकार एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से इस तरह की जो कार्रवाई होती है गुड गवर्नेंस में भी कहलाती है। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ईमानदार छवि है उनकी, लेकिन सरकार की छवि ईमानदार करने के लिए काफी तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईमानदार है। जब इनका मंत्री अगर गाली निकालता है तो ये फ्रस्ट्रेशन है, इसका मतलब मंत्री ईमानदार नहीं है। मन वचन कर्म से जो शपथ ली कि मैं राग द्वेष से ऊपर उठकर हर राजस्थानी के साथ फैसला करूंगा, अगर इनका मंत्री कोई कांस्टेबल गर्मी में गाड़ी चला लेता, उसके प्रति दुर्व्यवहार करता, इसका मतलब उनके मन में पाप है। वो भेदभाव करते हैं कर्मचारी और अधिकारियों में, अफसरों में। तो कहीं न कहीं अकेले भजनलाल जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं न कहीं है। अगर कोई मंत्री के दामाद पर आरोप लगता है तो ये वातावरण खराब होता है। अच्छा मिथिलेश जी, वर्तमान की जो कार्रवाई है क्या वो सुधारों की ओर संकेत कर रही है? नहीं, ये कार्रवाई अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी पेंशन रोक दी, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये गाइडेंस दे दे कि आप किसी की बुढ़ापे की लाठी नहीं छीन सकते, फिर क्या कर लोगे? एक जगह रूलिंग दे रखी है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी ये केवल खुश होने के लिए, अखबारों में छपाने के लिए, मैंने कहा ना, दो तरीके के लीडर होते हैं, एक मास लीडर, एक मैनेजमेंट के लीडर। तो ये मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन पब्लिक को जिस दिन लगेगा कि मैं तहसील में गया और मैंने नक्कल निकलवाई या मैंने तकासमा का आवेदन किया या मैंने म्यूटेशन खुलवाने का आवेदन किया, पटवारी ने मेरे से रिश्वत नहीं ली, उस दिन भजनलाल जी को धन्यवाद देगी जनता। चलिए ठीक है। बीजेपी से प्रीति जी, मेरा सीधा सवाल आपका, और पैसा नहीं मांगा, क्या विभागवार भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आप लोग सार्वजनिक कर पाएंगे? और करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होती है, विभाग वाइज भी होती है, गृह मंत्रालय जारी भी करता है। और जो मिथिलेश जी बार बार कह रहे हैं ऐसा होगा, तपस्या करनी पड़ेगी, उस तपस्या के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम 2014 से तपस्या ही कर रहे हैं और तपस्या का ही नतीजा है कि आज देश का डंका तो बज रहा है, देश में एक वर्चस्व तो है, एक देश की महत्वता तो है विदेशों में। देखिए मिथिलेश जी, नियत साफ होनी चाहिए। आप वो सीबीएसई का ओएसएम में बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। मेरा सीधा सवाल योगेंद्र जी से, मैं एक बार दोनों को रोकना चाहूंगा। योगेंद्र जी, सवाल, जिस तरह से ई गवर्नेंस योगेंद्र जी अब सिस्टम लागू कर दिया गया है, डिजिटलीकरण को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह के मामले अब भ्रष्टाचार के क्या कम देखे जा रहे हैं?
योगेंद्र जी। देखिए, नेचुरल है कि इन सब चीज़ों से फर्क तो पड़ेगा ही सही, लेकिन कई बार अभी देखिए आप कर्मचारी नेता बैठे हैं, मुझे ये अच्छी तरह से ध्यान है कि बीएल सोनी के समय हर कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कागज चिपकाए थे कि इस मोबाइल नंबर पर, इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करेंगे आपकी बात सुनी जाएगी। वो सारे के सारे कागज पाड़ लिए, वहां से हटा दिए। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी गण है वो ये चाहते हैं कि कोई हमारी न तो शिकायत करे न हम उनकी तरफ कोई ध्यान देवें। क्यों ऐसा क्यों किया भाई? प्रत्येक कार्यालय में लगाए गए थे, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन सब हटा दिए। वो लगा के गए एक तरफ से हटा दिए। तो भ्रष्टाचार हमारी रूह में जुड़ा हुआ है। इनको करने के लिए, इसको मिटाने के लिए एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की क्रिया करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या कुछ होना चाहिए संक्षिप्त में? सही बात तो यह है सर कि अभी आप जिन लोगों के भी खिलाफ अभियोग है, आप देखेंगे 2-3 साल में इसमें बहुत से लोग हैं ना, वो बिल्कुल प्राइम पोस्टिंग पर पहुंच जाएंगे। ऐसा होता आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफरों के मामले में, पोस्टिंग के मामले में बहुत बड़ा करप्शन है। सरकार ने कहा हम नीति बना रहे, वो नीति आज तक बना नहीं पाए। कुल मिला के नीति होनी चाहिए, एक सेल जिसकी आप डिमांड कर रहे थे उस तरह का सेल होना चाहिए जो कि सतत मॉनिटरिंग करे। नहीं, निश्चित रूप से नीति भी बननी चाहिए। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, चिकित्सा विभाग, सब इसमें जो टेंडर प्रक्रिया है अपारदर्शी हो गई है। ये कोई पारदर्शिता नहीं रही इनके अंदर। तो ऊपर से हाईटेकली ऊपर से कोई उतरता है, टेंडर एक कंपनी। ठीक है मिथिलेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं तो यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भजनलाल जी को कोई गंगा निकालनी चाहिए। आज सरकारी अस्पतालों के हालात हैं, कोटा जहां ओम बिड़ला जी आते हैं, प्रसूताएं मर गई, पट्टियों में, दवाइयों में, सब में घोटाले। अरे किसी की जान तो बकस दो सरकारी अस्पताल में। कुल मिलाकर अभी बहुत काम है जो कि करना बाकी है आपके मुताबिक। ठीक है, राजकुमार जी मेरे साथ बने हुए। राजकुमार जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। सरकार को ईमानदारी से, मन वचन कर्म से काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को कोसने की बजाय एक्चुअल में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।